नमस्कार। अ, मैं गौहर रज़ा एक बार फिर अपने दोस्तों के बीच में हूँ। हमेशा ही मुझे अच्छा लगा और ये बात भी हमेशा मैं कहता रहा हूँ कि हरियाणा विज्ञान मंच एक ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन रही है, जो लगातार साइंस की और साइंस लोगों तक पहुँचाने की जो क्रिया है, उसमें एक बहुत अहम रोल अदा करती रही है। मैं ये समझता हूँ दोस्तों कि हर साल की तरह आज भी हरियाणा विज्ञान समिति जाग रही है और जब ज़्यादातर लोग कोविड की वजह से, अभी जो कल हुआ उसकी वजह से और जो इससे पहले मीडिया जिस तरह की चीज़ें लगातार कवर करता रहा है, उन सबको अगर हम देखें, तो ज़्यादातर लोग हिरोशिमा को भूले हुए हैं। पर इस वक़्त ज़रूरत इस बात की है कि हम हिरोशिमा, नागासाकी को याद करें। हम याद करें दूसरी जंग को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, जिसके भयानक नतीजे पूरी दुनिया को भुगतने पड़े। हमारे देश में उसकी लपटें दूर लगता है कि थीं, हमारे बॉर्डर्स के ऊपर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की तरफ से वो जंग हमारे बहुत करीब आ गई थी। पर जितने हिंदुस्तानी सिपाहियों को जान देनी पड़ी है, उस पे एक नज़र अगर डाली जाए, तो वो हमारे इस मुल्क के लिए भी कोई कम भयानक जंग नहीं थी। जितनी वो यूरोप के लिए भयानक थी, उतनी ही वो शायद हमारे देश के लिए भी भयानक थी। इसलिए आज याद करना बहुत ज़रूरी है, हर साल की तरह। क्योंकि हुआ क्या है, उसके बाद जंग ख़त्म होती है अगस्त सन 1945 में। यूरोप में इससे पहले ख़त्म हो चुकी है। एशिया में जापान पे बॉम्ब गिरने के बाद जो रेज़िस्ट कर रहा था, लगातार अगस्त में ख़त्म हुई। लेकिन ये कि उसके बाद का दौर भी कोई कम भयानक दौर नहीं था, जिसे हम कोल्ड वॉर की शुरुआत कहते हैं। वो जंग ख़त्म होते ही कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि दोस्तों, आज उसे याद करना फिर से क्यों ज़रूरी है। एक तो ये कि ये इंसानियत ने इससे बड़ा कोई एक सानेहा नहीं देखा है। एक भयानक, भयावह कोई घटना इंसानियत ने नहीं देखी है, जितनी बड़ी घटना आज के दिन सुबह हुई। ये सोचिए कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, माएँ उन्हें तैयार कर रही हैं, लोग उन्हें बाहर सड़कों की तरफ लेकर के जा रहे हैं। कुछ बच्चे स्कूल पहुँच चुके हैं, टीचर्स उनके साथ हैं। पूरा शहर जाग चुका है, सड़कों पर है और एकदम से क़यामत टूट पड़ती है। 63% हिरोशिमा की जो बिल्डिंग्स हैं, वो बर्बाद हो जाती हैं। एपिसेंटर के आसपास का इलाका पूरी तरह से खाक हो जाता है। भयानक आग का बादल है, जो शहर को अपनी लपटों में ले लेता है और उसके बाद जो शॉक वेव्स हैं, वो दूर-दूर तक फैलती हैं और वो तहस-नहस कर देती हैं हर एक चीज़। और उसके बाद जो रेडिएशन है, वो उन लोगों तक भी पहुँच जाता है जिन तक ये गर्मी नहीं पहुँची थी।
ये शॉक वेव इतनी ज़्यादा तीव्र नहीं थी। ये है हाल आज इस वक़्त का, और अगले 3 दिन तक लोग बाहर से कोई मदद हिरोशिमा में नहीं ले जा पाएँगे। लगभग 80,000, 60 से 80,000 के बीच में जानें जो हैं वो एक पल में ख़त्म हो गई। ये एक भयानक घटना थी और इसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। मैं हिरोशिमा गया हूँ और मुझे सौभाग्य रहा है वहाँ पर उस तीर्थ स्थान पे जाने का, जो हमारे जैसे सेक्युलर लोगों के लिए, जो पीस में यकीन रखते हैं, अमन चैन शांति भाईचारे में यकीन रखते हैं, उनके लिए एक तीर्थ स्थान है। मैं वहाँ जो कुछ फीलिंग्स रहीं उनको बयान करने के लिए आज बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बड़ी अजीब बात मुझे दिखाई दी जो इम्पेरियलिज्म की तरफ इशारा करती है, और वो ये थी कि वहाँ जो एग्ज़िबिशन लगी हुई है उसमें सिर्फ एक जगह मुझे ये रेफरेंस दिखाई दिया एक फोटोग्राफ में कि ये बॉम्ब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने गिराए थे या गिराने का फैसला लिया। वो जो काउंसिल की मीटिंग है उसका एक फोटोग्राफ लगा हुआ है उस एग्जीबिशन में, लेकिन उसके अलावा कहीं कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई देती जो ये बताए कि अमेरिका ने इस शहर पे और इसके 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 9 तारीख को, 9 अगस्त को नागासाकी पर 2 बड़े आतंकवादी हमले किए। ये पहले इतने बड़े आतंकवादी हमले ही नहीं, बल्कि जैसा मैंने कहा कि ये इंसानियत के ऊपर हमला था। इतना बड़ा हमला इंसानियत के ऊपर इससे पहले नहीं। हम इसकी वजहों में जा सकते हैं। मेरे जैसे मानने वाले लोगों का ये कहना है कि अमेरिका अपनी ताकत दिखाना चाहता था, दुनिया को ये बताना चाहता था कि जिसे रहना है आगे उसे हमसे दबकर रहना होगा। उसे उन देशों को ये बताना था जो सोवियत यूनियन के साथ खड़े हो रहे थे कि अभी भी इंपीरियलिज्म कितना ताकतवर है और क्या कर सकता है, और फिर कोल्ड वॉर की शुरुआत करने के लिए भी ट्रिगर करना था उन्हें इन बॉम्ब्स के माध्यम से, जो कोल्ड वॉर हमने देखी और भुगती और हमारी नस्लों ने उसे महसूस किया। बहरहाल कोल्ड वॉर का ठीकरा जो लगातार सोवियत यूनियन पे तोड़ा जाता रहा, उस पर हमारी समझ को साफ होना चाहिए। शायद कोल्ड वॉर इस तरह की शुरू ही ना होती अगर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम न गिराए गए, और देशों को ये खतरा महसूस न होता कि अब उन्हें भी एटम बम्स बनाने की ज़रूरत है और आने वाली दुनिया को अगर बचाना है तो डिटरेंट ज़रूरी है। मैं पूरी तरह से इंपीरियलिज्म को इस कोल्ड वॉर का जिम्मेदार समझता हूँ। दोस्तों, ये बम क्यों अलग था, एटम बम क्यों अलग था, इस पर मैं बात लगातार करता रहा। इससे पहले के सारे बम, सारा असलहा, हर तरह के बड़े छोटे जो खतरनाक हथियार बनाए गए, वो सारे के सारे कुछ सीमाओं को जानते थे। जैसे वक्त की सीमा को जानते थे। बम गिरा, लोग मरे, फिर बर्तन भांडे
इंसान ने जोड़े और फिर से उठ खड़ा हुआ। गोली लगी, कोई मरा, खत्म हुआ। दुश्मन कौन है और कौन नहीं है, कौन दोस्त है, इसकी सीमा को जानते थे, वक्त की सीमा को जानते थे, देश की सीमा को जानते थे। इससे आने वाले सारे हथियार जो पुराने थे वो ये सीमाएं जानते थे। पर ये हथियार और इसके बाद जो हथियार आए, एक के बाद एक तरह के बम, उन्होंने दोस्त दुश्मन के फर्क को मिटा दिया। उन्होंने वक्त की सीमाओं को कि आज का दौर पीस का, अमन चैन और शांति का दौर है, अब लड़ाई की जरूरत नहीं है, और अब जंग शुरू हुई है और अब जंग खत्म हुई है, ये डिस्टिंक्शन इस बम ने खत्म कर दिया। मैं यही बात इसलिए कह रहा हूं कि हिबा कुशा जो जनरेशन्स हैं उसके बाद जो पैदा हुई हैं, जो उनके साथ बीमारियां बचपन से लेकर के वो आते हैं, मां के पेट से लेकर के आते हैं, उनके लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर आज भी चल रही है। उनके लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं हुई। ज्यादातर वो लोग जो सिर्फ रेडिएशन से अफेक्टेड थे वो गुजर चुके हैं। मैंने उनमें से कुछ लोगों से मिलने की बहुत कोशिश की, मिलने नहीं दिया जाता है वहां पर, बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं मिल पाया। लेकिन जो हिबाकुशा थे, जिनको बीमारियां हुई, उनमें से ज्यादातर गुजर गए, पर बहुत वक्त तक जिंदा रहे। वो जो कुछ झेल रहे थे, उनके लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगस्त 1945 में खत्म नहीं हुई, वो चलती है। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये देश की सीमाओं को नहीं जानता, इस पर मैं विस्तार से कुछ बात करना चाहूंगा, लेकिन एक छोटी सी बात यहां कह दी जाए, और वो ये है कि अगर दो देशों के बीच में लड़ाई होती है और सीमाओं के ऊपर गोली चलती है, तो तीसरा देश उस लड़ाई में अपने आप खिंच के आ जाए, ऐसा नहीं है। वहां के अवाम, वहां की जनता उसका हिस्सा बन जाए एकदम से, ऐसा नहीं होता। अभी हाल ही में टेंशन हुआ हमारे और चीन के बॉर्डर के ऊपर, आपस में लड़ाई हुई और उसमें कुछ लोग शहीद हुए। लेकिन ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सारी जगहों की आम जनता जो है वो भी उससे प्रभावित हो जाए और मरने लगे। नहीं, ये बॉम्ब जो, ये इन सीमाओं को नहीं जानते, देश की सीमाओं को नहीं जानते। ये बॉम्ब एक आम नागरिक और एक फौजी, इनके बीच में भी जो सीमा होती है, जो सारे कन्वेंशंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले के और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के हैं, उसमें इंसान बहुत जल्दी इस नतीजे पर पहुंच गया था कि अगर जंग होनी है तो वो जंग फौजों के बीच में हो। इसीलिए हमेशा ये हंगामा होता है कि अगर एक देश दूसरे देश पर हमला करता है तो कहा जाता है कि उसके अस्पताल, उसके स्कूल, उसके जो शहर हैं, उनके ऊपर हमला नहीं किया जाए। और अगर फौजी भी हो और वो सरेंडर कर रहा है तो भी आप उसे मार नहीं सकते। ये कन्वेंशन है और इस कन्वेंशन को फॉलो करने की कोशिशें होती हैं।
पर ये बॉम्ब इस सीमा को भी नहीं जानता कि कौन फौजी है और कौन फौजी नहीं। 80,000 लोग एक लम्हे में भस्म कर दिए जाएं, बच्चे और स्कूल राख हो जाएं, अस्पताल खत्म हो जाएं, और धीरे 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 अगले 10 सालों में जंग खत्म होने के बाद ये नंबर 2 लाख से भी ज्यादा चला जाए, ये भयानक है। मैं ये समझता हूं कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट जिसकी हम बात करते रहे, जिसके लिए एक पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ इस दिल दहलाने वाले वाक़े के बाद, उसकी ये मांग रही लगातार कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने बंद करो, उनको डिप्लॉय करना बंद करो, उनको एक्टिवेट करना बंद करो, उनकी धमकी देना बंद करो। पर इंपीरियलिज्म को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं, और ऐसे सारे प्रपोजल कि न्यूक्लियर आर्म्स को बंद किया जाए, खत्म किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए, सारे प्रपोजल को लगातार सैबोटेज किया गया, लगातार नकारा गया। बहाने बहुत हैं। आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये लिखने को और मानने को तैयार होंगे कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो डिटरेंट है। मैं नहीं जानता कि न्यूक्लियर वॉर ने कौन सी जंग को रोका है। लगातार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस दुनिया में जंगें होती रही हैं, और उनमें से 90% जंगों में कहीं ना कहीं अमेरिका शामिल था। तो हम अगर सिर्फ डेटा देख करके बात करें तो एक अजीब स्थिति निकलती है, वो ये कि बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब तो डिटरेंट नहीं है, लेकिन अगर अमेरिकन इंपीरियलिज्म खत्म हो जाए तो वो सबसे बड़ा डिटरेंट होगा शायद। हिंदुस्तान ने बॉम्ब एक्सप्लोजन किया, पाकिस्तान ने बॉम्ब एक्सप्लोजन किया, दोनों कंट्रीज ने 15 दिन के अंदर एक्सप्लोजन किया, और उसके फौरन ही बाद कारगिल बॉम्ब। काहे का डिटरेंट? क्या सर्जिकल स्ट्राइक एक दूसरे के ऊपर, या वहां से आतंकवादियों को भेजना, यहां से आतंकवाद को सपोर्ट कर, ये सारी चीजें जो हैं इनमें कहीं भी डिटरेंट का काम कर रहा है क्या? मैं इस थियोरी को मानने को तैयार ही नहीं हूं कि कोई भी असलहा डिटरेंट का काम कर सकता है। मैं ये जानता हूं कि आज भी जब सोवियत यूनियन खत्म हो चुका है, तब भी लगभग 20% साइंटिस्ट दुनिया के आर्म्स और एम्यूनेशन इंडस्ट्री में लगे हुए। 20% रिसर्च का फंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वहीं जा रहा है। तो दो बातें बड़ी साफ हो जाती हैं। पहली बात यह है कि जंग का सीधा रिश्ता मुनाफे के साथ, इंपीरियलिज्म के साथ है। इस मुनाफे को बचाने, बरकरार रखने, मार्केट्स को एक्सप्लॉइट करने और मार्केट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जकड़ में लेने के लिए ज़रूरी है इंपीरियलिज्म के लिए कि दुनिया भर में फौजें एक दूसरे के सामने खड़ी रहें। अगर फौजों का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए कि फौज रखने की हमें ज़रूरत ही नहीं, तो फिर ये मार्केट अपने अंदर खत्म हो जाएगा।
हम ये देख सकते हैं कि आतंकवाद ने कितना बड़ा मार्केट उन प्रोडक्ट्स का, जिनको हम सर्वेलियंस प्रोडक्ट कहते हैं, पैदा किया है। तो कहीं ना कहीं आतंकवाद का रिश्ता भी सीधा जुड़ता है उस मार्केट के साथ। सबसे ज्यादा फायदा बाकी सबको आतंकवाद से नुकसान हुआ है। दुनिया के हर शहरी को सिर्फ और सिर्फ मुनाफे को फायदा हुआ, आतंकवाद ने और किसी चीज को फायदा नहीं पहुंचा। तो कहीं मैं ये रिश्ता दोनों के बीच में देखता हूं कि जब तक मल्टीनेशनल कंपनीज मौजूद हैं जो सर्वेलियंस प्रोडक्ट बनाती हैं, तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। अगर मैं वापस लौटूं डिसआर्मामेंट के ऊपर, तो डिटरेंट की बात लगातार की जाती रही जब तक कोल्ड वॉर चलती रही। अब तो सोवियत यूनियन खत्म हो गया। अब तो तुम सारे के सारे कंट्रीज, मैं मानने को तैयार हूं कि सरमायादारों के कंट्रीज हो। अब क्या परेशानी है? खत्म कर दो ना। तुम तो सारी दुनिया को ये डर दिखा रहे थे कि सोवियत यूनियन कब्जा कर लेगा पूरी दुनिया के ऊपर, और इस वजह से ये बॉम्ब जरूरी हैं। अब सोवियत यूनियन खत्म हो गया, क्या खत्म किए तुमने बॉम्ब्स? नहीं। यूएन की लेटेस्ट रिपोर्ट भी यही कह रही है कि आज भी हमें ये पूरी तरह से नहीं मालूम है कि इस धरती के ऊपर कितने बॉम्ब्स हैं। इसका वेरिफिकेशन आज तक कंट्रीज ने नहीं किया है। न रूस ने किया, जो एक सरमायादार कंट्री हो गया, और न अमेरिका ने किया, जो सरमायादार कंट्री है। इन हालात में हमें यह साफ दिखाई देता है कि छोटे छोटे कंट्रीज जैसे पाकिस्तान हो, उन्होंने भी बॉम्ब्स बनाने शुरू कर दिए। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के पास 150 और हिंदुस्तान के पास 150, लेटेस्ट स्टडी है एक, उसके मुताबिक इतने बॉम्ब्स मौजूद हैं। जो अंदाजे लगाए गए थे 80s में, जिनमें एक बड़ा नाम उभरा था कार्ल सागान का, और जो फिल्म बनी थी द डे आफ्टर, उसने कुछ अंदाजे लगाने की कोशिश की थी कि अगर आज के दौर में न्यूक्लियर वॉर हो तो क्या होगा। और एक भयानक फिल्म बनी थी जिसका नाम था द डे आफ्टर। उस फिल्म को देखने के बाद सबका दिल दहल जाता था, लेकिन उस फिल्म के ऊपर बड़ा हमला आया और कहा गया कि इन्होंने बहुत एक्सेजरेट करके बताया है। इतना कुछ नहीं हो। और ये बात है 80 के दशक की। अभी एक स्टडी जो छपी है नेचर में, यूनाइटेड स्टेट्स के एक ग्रुप ने काम किया है अंदाजे लगाने के ऊपर। कई ग्रुप्स ने इनफैक्ट काम किया है, और इन साइंटिस्ट का ख्याल है कि आज भी दुनिया उसी तरह से खतरे के कगार पर खड़ी है जैसी सन 1945 में खड़ी है। आज के दिन उतने ही भयानक हालात हैं। ये अंदाजा बता रहा है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच में कुछ न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत हो जाए और लगभग एक दूसरे की तबाही के लिए दोनों
अगर उतारू हो जाएं तो 150 मिलियन टन धुआं और राख वातावरण में पहुंच जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के बहुत सारे शहरों को पूरी तरह से तबाह करने के सक्षम है, उसकी ताकत रखते हैं। और अगर एक छोटी सी वॉर, जिसे वो वहां बैठ करके छोटी सी वॉर कह रहे हैं, वो हमारे लिए कितनी बड़ी वॉर होगी। और नाम लेकर के दो मुल्कों का कह रहे हैं ये साइंटिस्ट कि अगर एक छोटी सी वॉर जिसमें 100 हिरोशिमा के बराबर के बॉम्ब इस्तेमाल हों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो मुल्कों के बीच में, तो 5 मिलियन टन राख और कूड़ा ऊपर जाएगा। इनके अंदाजे के मुताबिक अगर रूस और अमेरिका में जंग हो तो लगभग इस राख की और वजह से और कूड़े की वजह से जो ऊपर जाएगा, धुआं जो ऊपर जाएगा, उसकी वजह से जो सूरज की रोशनी रुकेगी, उससे 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाएगा। ये रिडक्शन टेम्परेचर में पिछली जो शीतलहर थी, जो हमारी धरती ने एक्सपीरियंस की थी, उससे कहीं ज्यादा। और अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होती है तो उनका प्रिडिक्टिव मॉडल ये कह रहा है कि लगभग 1 डिग्री घट जाएगा। लेकिन ये काफी होगा एक ऐसी आइस एज को ट्रिगर करने के लिए जो कहत लाएगी, जो परमानेंटली हमारे समंदरों की नेचर को बदल देगी, जिसका असर अल-नीनो पे पड़ेगा और उसके साथ ही मानसून पे पड़ेगा। और दुनिया के ज्यादातर बड़े शहर कहत की लपेट में आ जाएंगे। छोटे शहरों को तो भूल ही जाइए। ज्यादातर बड़े शहर अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होती है। दोस्तों, एक चीज की तरफ और भी ध्यान देने की जरूरत है, और वो ये है कि बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स की बात की जाती है कि इतनी आसानी से कैसे हो जाएगा भाई। कोड्स होते हैं, कंप्यूटर होता है, प्रेसिडेंट जब तक ना कहे, प्राइम मिनिस्टर जब तक ना कहे, उन्हें किसी को रखे रहें मिसाइल में, लोडेड हों, तब भी नहीं चलेंगे, वगैरह वगैरह। इसके बारे में साइंटिस्ट लगातार लिखते रहे हैं और उन्होंने कहा है कि बहुत बार ऐसे हालात पैदा हुए कि सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में कंप्यूटर की गलती की वजह से आते हुए परिंदों को मिसाइल समझ लिया गया, या और कंप्यूटर की गलतियां थी, जिसकी वजह से लगभग दोनों मुल्क एक दूसरे के सामने न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के खड़े हो गए। ये गलती शायद हमारे देशों में ज्यादा हो सकती है, एशिया के देशों में ज्यादा हो सकती है। हम 3 पड़ोसी हैं, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, जिनके बॉर्डर मिलते हैं। उन तीनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ईरान के ऊपर एक दमन है कि उनको बनाने नहीं दे रहा है अमेरिका। रूस हमसे थोड़ी दूर के ऊपर न्यूक्लियर पावर है। तो अगर न्यूक्लियर पावर के बारे में हमें रूस और अमेरिका, जो बड़े देश हैं, जो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर रखते हैं, उनके बारे में ही सही अंदाजा नहीं है कि कितने हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स और कितनी कैपेसिटी के हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स,
और कहाँ-कहाँ वो लगाए गए हैं और क्या सिक्योरिटी मेजर्स हैं, तो फिर एशियन देशों के बारे में आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहाँ क्या सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं, कहाँ-कहाँ लगे हैं, कितनी क्षमता है, कुल मिलाकर के कितनी क्षमता है, कितने वेपन्स हैं और हर वेपन कितनी क्षमता का है, ये सारी चीज़ें सीक्रेसी के पर्दे के पीछे छुपी हुई हैं। यूनाइटेड नेशंस के बार-बार कहने के बावजूद देश अपने यहाँ के आंकड़े देने को तैयार नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का आप देख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर 5 सूत्रीय एक प्रपोज़ल मौजूद है। वो एक तो बहुत वीक प्रपोज़ल है अपने अंदर ही, लेकिन उसके साथ-साथ ही उस वीक प्रपोज़ल को भी कोई मानने को तैयार है नहीं। भयानक बात क्या है? हम ये सोचते हैं और हमारे बहुत सारे ऐसे नेशनलिस्ट लोग हैं, आजकल तो नेशनलिज़्म तो वैसे भी हमारे यहाँ उबाल पर है और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात खुलेआम की जाती है। इन हालात के अंदर कुछ लोगों का ये सोचना है कि हमारे पास ज़्यादा होंगे, हमारी फ़ौज ज़्यादा बड़ी है, हम ज़्यादा ताकतवर हैं, तो हम बच जाएँगे। हम पाकिस्तान को तहस-नहस कर देंगे। वो लोग ये भूल जाते हैं कि ये बॉम्ब ताकत की जो परिभाषा थी, उसकी सीमाओं को भी तोड़ चुके हैं। एक तो इनमें बहुत बड़ी परेशानी ये है कि इनको कोई आप थैले में भर के तो नहीं ले जाएँगे, दूसरी जगह छोड़ने के लिए। आपको मिसाइल चाहिए। मिसाइल्स निशाना सही जगह पर लगाएँगे, इसकी एक प्रोबेबिलिटी होती है कि वो 30 किलोमीटर की रेंज में सही टारगेट पर पहुँचेंगे, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मीटर। ये मेजर होता है कि वो कितना सही निशाना लगा सकते हैं। ज़्यादातर मिसाइल्स या बॉम्बर्स में अगर जा रहे हैं, तो उनसे गलती के चांसेस हमेशा ही। पहली बात तो ये है कि जो मुल्क बिल्कुल करीब-करीब हैं, अमेरिका, जापान से काफ़ी दूर, जो मुल्क करीब-करीब हैं, वो अगर एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो भी न्यूक्लियर आर्म्स का इस्तेमाल करने में खुद को उतना ही बड़ा खतरा है जितना दूसरे को। हवाएं किस तरफ चल रही हैं, मिसाइल अपने टारगेट पर कितनी क्षमता के साथ जा पा रहा है, बीच में कोई बवंडर आंधी तो नहीं आ जाती है मिसाइल का रास्ता बदलने के लिए, वगैरह वगैरह। ये सारे सवाल अहम सवाल हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा और भी अहम सवाल है। मान लीजिए कि हमने ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे और ये डिसीजन हमने ले लिया और हमने पूरे पाकिस्तान को तहस-नहस कर दिया। उसके हर शहर के ऊपर हमला कर दिया, अपनी फ़ौज भेज के कब्ज़ा भी कर दिया। लेकिन आज भी हमें ये नहीं पता है कि कहीं किसी पनडुब्बी के अंदर या नीचे बने हुए बंकर में एक मिसाइल मौजूद है, जो न्यूक्लियर वॉरहेड इक्विप्ड है। वहाँ बैठा हुआ एक आदमी, एक अकेला आदमी अगर बचे, तो 80,000 लोगों की जान तब चली जाएगी जब ये न्यूक्लियर वॉरहेड उतना छोटा हो
जितना छोटा लिटिल बॉय था जो हिरोशिमा पर गिराया गया। मैं ये समझता हूं कि खतरा बहुत बड़ा है और टला नहीं। इसलिए इस डिस्कशन को जो चलाया, और हर साल हरियाणा जन विज्ञान आंदोलन के जितने लोग हैं, दोस्त हैं, वो हर साल ये जरूर याद करते हैं इस दिन को, इसलिए जरूरी कि ये खतरा किसी सूरत से भी कम करके नहीं आंका जा सकता। दोस्तों, जिंगोइज्म, हाइपर नेशनलिज्म, हम शायद कई मुल्कों में और ख़ासतौर से अपने मुल्क में एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां ये बड़ी आम सी बात हो, मार देंगे, काट देंगे वगैरह। मैं और मेरा ख्याल ये है कि आप सब दोस्त इस बात को ही मानने वाले हैं कि अगर कोई डिटरेंट है तो अकेला डिटरेंट है कि हम पहले इन खतरनाक बॉम्ब्स को खत्म करने का लगातार आंदोलन चलाते रहे, उसमें कोई ढील ना दी जाए। और दूसरा डिटरेंट ये है कि हम दुनिया से सारे के सारे हथियारों को खत्म करने की बात करें। ये दुनिया तभी पीसफुल होगी जब इस दुनिया से हर हथियार खत्म हो जाए। मैं आपको दो और बातें बताना चाहता था कि मेरी समझ ये कहती है कि असल में जंगें बॉर्डर्स के ऊपर नहीं पैदा होती। दो देशों के बॉर्डर्स पर ये जंगें पैदा नहीं हुआ करती। ऐसा लगता है कि वहां पैदा हो रही। जंग कहीं भी हो रही, वो हथियारों की फैक्ट्री में पैदा की जाती है। हथियारों की फैक्ट्री में सिर्फ हथियार पैदा नहीं होते, हथियारों की फैक्ट्री में हथियारों के इस्तेमाल करने के लिए, उनका मार्केट बनाने के लिए, उनको बेचने के लिए, दुनिया भर में एक ऐसा माहौल पैदा करने के लिए कि तुम्हें अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी है, ऐसे में जंगें पैदा होती। तब ये बताया जाता है कि राफेल कितना जरूरी, तब ये बताया जाता है कि हमें 5 गुने दाम में लेने पड़ेंगे। हमसे पिछली सरकार ने इसे कम दाम में बार्गेन कर लिया था, वो अलग बात है, वो करप्ट थे, हम करप्ट नहीं हैं, लेकिन हम इसको 5 गुने ज्यादा दाम में खरीदेंगे। और तब ये जिंगोइज्म अभी जो हमें देखने को मिला है, वो किसी दुनिया के किसी और मुल्क, किसी और फैक्ट्री, किसी और जो हमसे बहुत दूर हैं, जिनका हमसे और कोई रिश्ता नहीं है, लेना देना नहीं है, उनके बनाए हुए खिलौने जब हमारे हाथ में थमाए जाते हैं तो हम ऐसे तालियां बजाते हैं जैसे बच्चे को खरीद करके दुकान से खिलौना दे दिया गया। ये है जादू, और वो वाला जादू जो सर पे चढ़ के बोलता है। ये जादू पूरे देश के लेवल के ऊपर इंसानों के, शहरियों के दिमागों को बच्चों के दिमाग में कन्वर्ट करने की कोशिश होती है। हमने अभी मीडिया का खेल देखा है, इसलिए मैं इस बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। ऐसे बताया जा रहा था जैसे हमारे यहां पैदा हुए, हमने बनाए। कैसे उन्होंने टच किया जमीन को, यह बताया जा रहा था। झूठी खबरें, फेक वीडियोस डाले जा रहे थे
एक वीडियो तो ऐसा भी मैंने सुना है, सर्कुलेट हो रहा था, कि जिसमें किसी टॉय हवाई जहाज को ही बताया जा रहा था कि ये राफेल है। जब ये मानसिकता किसी देश के नागरिकों के दिमागों को जकड़ लेती है, तब वॉर पैदा होती है, तब जंगें पैदा होती हैं। और इसके लिए पूरी कोशिश कहां से शुरू होती है? इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जंग पैदा होती है असल में उन फैक्ट्रीज में जहां राफेल जैसा असलहा बनता है, क्योंकि उन्हें बेचना भी है। और उसके लिए जरूरी ये है कि दुनिया के देशों के बॉर्डर्स पर गर्मी बनाए रखी जाए। यह है मार्केट का इंटरवेंशन, जो हमें अगर साफ नहीं दिखाई देता तो हम आंखों वाले इंसान तो नहीं, पर आंखें ना हो तो भी दिमाग काम करता है, और मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा काम करता है। ये वो लोग हैं जिनकी आंखें हैं, जिनके दिमाग बंद हैं। अवाम देश के रोटी रोजी, कपड़ा, छत, नौकरी, रोजगार, इनकी लड़ाई लड़ते हैं। हथियार क्या करते हैं? किसी भी देश के अंदर हथियार क्या करते हैं? वो अनाज नहीं उगाते, वो रोटी रोजी नहीं देते, वो इसके मौके, इसके अवसर पैदा नहीं करते कि आगे आने वाले वक्तों में अगली नस्लों को बेहतर जिंदगी मिले। वो सिर्फ एक काम कर सकते हैं, जिंदगी खत्म कर सकते हैं। और अगर जिंदगी खत्म करने के लिए हम कुछ बनाते हैं तो वो इंसानियत से गिरा हुआ तो है ही, वो हमें कातिल तो बना ही रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो कुछ और नहीं पैदा करता और वो कातिल बनाने की सिर्फ क्षमता रखता है, तो लगातार कत्ल करने के बेहतर से बेहतर हथियार बनाने की होड़ चलती रहेगी। और जो कुछ पुराना हो गया है वो बेकार होगा, डंप कर दिया जाएगा। आज आपको गन्स चाहिए, कल आपको टैंक चाहिए, परसों आपको आर्मर्ड कार चाहिए, व्हीकल्स चाहिए, फिर उसके बाद आपको फाइटर जेट्स चाहिए, फिर पनडुब्बियां चाहिए, फिर आईसीबीएम मिसाइल चाहिए, वगैरह वगैरह। ये जो दौड़ है ये लगातार आगे बढ़ती रहेगी, और जो कुछ पैसा पहले लगाया गया वो सारा का सारा बेकार है। दोस्तों, एक टेक्निकल प्रॉब्लम होती है। हमने 100 मिसाइल्स बना करके रख लिए, रोज तो इस्तेमाल करते नहीं, ये कार या ट्रैक्टर तो है नहीं, ये तो खड़ा करके रख दिया जाएगा, जब जंग होगी तब इस्तेमाल होगा। तो ये 5 साल पड़ा रहेगा, 10 साल पड़ा रहेगा, 20 साल पड़ा रहेगा, 50 साल पड़ा रहेगा, नहीं मालूम। सोचिए कि ये जिस मटेरियल का बना है और जहां ये स्टोर किया गया है, वहां पर इसके अंदर डिटेरियोरेशन होता रहेगा लगातार। कोई भी जो थोड़ी बहुत केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस जानता है या नहीं भी जानता है, अपने घरों में देखता है कि चीजें अगर पड़ी हैं किसी जगह के ऊपर तो उनमें जंग लगना शुरू हो जाता है। और आप रोज
किसी मिसाइल को, किसी रॉकेट को अंदर भेज करके झाड़ू पोछा नहीं लगवा सकते। तो है, तो है, रखा हुआ है और उसके अंदर केमिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो अब आपको टेक्नोलॉजी चाहिए लगातार ये देखते रहने की कि इस मिसाइल में जो केमिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं, जो रस्टिंग हो रही है, जो जंग लग रहा है, जो वीकन हो रहे हैं पार्ट्स, वो कितने घातक होंगे जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे। अगर वो 10 साल तक रखा हुआ है और 10 साल बाद ज़रूरत पड़ती है उसकी और हम वो बटन दबाते हैं, तो क्या वो इस्तेमाल के काबिल रह गया है? क्या वो अपने टारगेट तक जाएगा या वो वहीं फट जाएगा जिस जगह पर वो तैनात किया गया था? ये सिंपल सा एक टेक्निकल सवाल मैंने आपके सामने रखा है। आम आदमी से ये सारे सवाल दूर रखे जाते हैं। मीडिया जो दुनिया भर में उन मुल्कों में जिनको सरमायादार मुल्क कहते हैं जंग खोर रहा है, इसलिए ये सवाल न पूछेगा न इनके जवाब तलाश करेगा। ये जवाब हम जैसे लोगों को, विज्ञान मंच को, विज्ञान आंदोलन को, साइंस कम्युनिकेटर्स को पूछने पड़ेंगे और इनके जवाब न सिर्फ खुद अपने लिए ढूंढने पड़ेंगे बल्कि ये जवाब लोगों तक ले जाने। आम आदमी की जिंदगी कांटे पर झूल रही है। अगर न्यूक्लियर विंटर पैदा होता है तो जैसा स्टीवन हॉकिंस ने कहा, 6-7 चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से पूरी इंसानी नस्ल ही नहीं बल्कि इस धरती पर जिंदगी खत्म हो सकती है। उनमें से एक न्यूक्लियर वॉरफेयर भी है। खतरा आज भी उतना ही बड़ा है, पर हमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो अमन, शांति और चैन का मूवमेंट था सोवियत यूनियन गिरने के बाद, उसको भी एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। वो कमजोर हुआ है। इसलिए आवाज को थोड़ा सा ज्यादा बुलंद करना होगा और आवाज बुलंद करने के लिए आज से ज्यादा बेहतर दिन कौन सा हो सकता है। मैंने जैसा कहा कि मार्केट और प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये दो कारण हैं। जब से इंसान ने ये सीखा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट जब से इंसान के दिमाग में आया, तब से सीमाओं की और उसके साथ साथ इस प्राइवेट प्रॉपर्टी की हिफाजत की जरूरत भी महसूस होने लगी और उसी ने ही जंगों को भी जन्म दिया और फौजों को भी जन्म दिया। किस चीज को बचाने के लिए हम करेंगे? दूसरे के पास हमसे ज्यादा है, तब हमें ईर्ष्या होगी कि हम उसका माल लूटें, या हमें अपने भविष्य में यह लगे कि कल रहे ना रहे, इसलिए जितना ज्यादा जमा कर सकते हो कर लो। अगर ये दो चीजें इंसानी समाज से खत्म कर दी जाए तो फिर हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी फौजों की, हथियारों की, जंगों की, एक दूसरे के साथ लूटमार करने की। ख्वाब देखना एक ऐसे समाज का, एक ऐसी दुनिया का जिसमें इंसान दूसरे की दौलत लूट करके अपने पास इकट्ठा नहीं करेगा। अगर इकट्ठा करेगा, अगर मुनाफाखोर होंगे किसी समाज के अंदर, तो फिर उस समाज के अंदर फौजों की भी जरूरत पड़ेगी, पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी, हथियारों की भी जरूरत पड़ेगी और फिर टकराव भी होगा।
इस टकराव को रोकने की सिर्फ एक ही राह, सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता है इक्विटेबल और जस्ट सोसाइटी बनाने का। एक ऐसा समाज जिसमें इंसान की कीमत ज़्यादा होगी बनिस्बत प्रॉपर्टी के।